नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण के टॉप महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट लेकर आया हूँ एक। इसके पहले मैंने 100 क्वेश्चन का एक और पेपर डाला था या एक वीडियो डाला था मैंने, उसमें 100 क्वेश्चन थे। तो वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और वो वनडे एग्ज़ाम जो भी हैं आपके MP टेट हो गया, MP पुलिस हो गया, संविदा वगैरह के जो भी एग्ज़ाम आते हैं, C टेट हो गया, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ये टॉप 30 क्वेश्चन है इसमें, तो इनसे आप MCQ से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, जैवमंडल में जैविक घटक है, तो जैवमंडल में इनमें से जैविक घटक क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघट्य। तो ये तीनों जैवमंडल के जैविक घटक होते हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्लियर है? ये जैवमंडल के तीनों जैव घटक होते हैं। अगला है, हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे क्या होते हैं? विषमपोषी, स्वपोषी, मृतोपजीवी या अपघटक। तो जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने आप का खाना खुद ही बनाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। अगला है, पारितंत्र का प्रमुख कार्य है, तो पारितंत्र का इनमें से प्रमुख कार्य क्या है? पारितंत्र का जो काम होता है वो होता है ऊर्जा का प्रवाह करना, तो ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र का प्रमुख कार्य होता है। अगला है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत इनमें से क्या है? ये तो सभी को पता होगा, सूर्य इनमें से क्या है? प्राकृतिक स्रोत की बात कर रहा है, तो सूर्य ही एकमात्र ऐसा है जो इन ऑप्शन में से प्राकृतिक स्रोत है। अगला है, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो अनिद्रा से ग्रस्त रोगी हैं जो, उनमें वृद्धि का कारण एक ही है, शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जिसको बोलते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण। उसकी वजह से लोग अनिद्रा से ग्रस्त हो रहे हैं रोगी, तो ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण इसका कारण है। अगला है, शोर को मापने की इकाई क्या है? जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको किस इकाई में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसिबल में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डेसिबल में मापते हैं। अगला है, वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस उपलब्ध होती है? तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस उपलब्ध होती है? तो उसमें होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन लगभग 78% और जो ऑक्सीजन है हमारी वो लगभग 21% की मात्रा में, मतलब ये दोनों गैसें मिला लें हम तो 99% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है हमारे वायुमंडल में, तो ये दोनों गैसें उपलब्ध होती हैं। अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का प्रतिशत पूछ रहा है कितना है? तो मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन लगभग 21%, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला है, श्वसन क्रिया में जीव जंतु वायु में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो ये तो सभी जानते हैं कि कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, सांस लेने में लोग या जीव जंतु? ऑक्सीजन का। अगला है, पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वो इसको बनाते हैं, भोजन बनाते हैं अपना। अगला है, हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? तो कैसे हरे पेड़ पौधे हैं जो वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं? तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वो ऑक्सीजन बना के छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं इसका, का दुष्प्रभाव नहीं है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या दुष्प्रभाव नहीं है इनमें से? खाद्य उत्पादन में वृद्धि, जो खाद्यान्न उत्पादन है आपका उसमें वृद्धि इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं है। ताप में वृद्धि होती है, वर्षा में वृद्धि और जल स्तर में वृद्धि, लेकिन जो इसका खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि है इस पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य गैस कौन सी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसमें मुख्य इंपॉर्टेंट जो गैस है वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी वो गैस है जो
ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारी आपकी क्या है, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया और जल वाष्प, ये तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं नाइट्रोजन के अलावा। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योटो प्रोटोकॉल है जो हमारा, वो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो राइजोबियम जीवाणु होता है, राइजोबियम वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्लियर है, तो इसको याद रखना, इसका आंसर होगा सी। अगला है राइजोबियम जीवाणु है जो, उसका मुख्य कार्य क्या है। तो जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। स्वतंत्र नाइट्रोजन को क्या करता है, वो जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है 78%, उसको नाइट्रेट में बदलता है और ये पेड़ पौधों को देता है। अगला है राइजोबियम निम्न में से किन पादपों की जड़ों में रहता है। तो राइजोबियम जो है वो आपका चना में भी होता है, मूंग में भी होता है और मटर में भी होता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी में। अगला है पादपों में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होती है। मतलब जो पादप हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसको राइजोबियम क्या करता है, कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को, स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में और पेड़ों को देता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला है पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। तो इनमें से पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व क्या होता है आपका, नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है उनको, पोटेशियम की भी होती है और फास्फोरस की। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आंसर इसका डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो इनमें से कौन सा वो है जो वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो पवन चक्की के द्वारा जो आपकी बाइंड मिल लगी रहती हैं उनके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है, बाकी इन सब के कारण वायु प्रदूषण होता है। अगला है निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण कौन सा है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारण है वायु प्रदूषण का। तो आप जानते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या ज्वालामुखी फूटता है तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, बहुत सारा धुआं निकलता है, तो उससे वायु प्रदूषण होती है। तो यही इसका एक प्राकृतिक कारण है जिससे वायु प्रदूषित होती है। अगला है पेट्रोलियम और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है। तो पेट्रोलियम और जो डीजल हैं इनके ईंधनों से जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, मतलब जो आपके गाड़ी या मोटरसाइकिल कार वगैरह चलती हैं इनसे जो धुआं निकलता है वो कौन सी गैस है। तो वो गैस होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। जो पेट्रोल और डीजल के जलने से धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला है संगमरमर के संक्षारण का कारण क्या है। संगमरमर का संक्षारण मतलब जैसे आपने ताजमहल सुना है, तो ताजमहल का जो कलर बदल रहा है वो किस कारण से बदल रहा है, क्योंकि ताजमहल किससे बना है आपका, संगमरमर से। तो उसका जो संक्षारण होता है वो किससे हो रहा है, वहाँ पर जो फैक्ट्रियों के कारण प्रदूषण होता है उनसे वहाँ पर क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा से इसका कलर पीला सा होते जा रहा है, जो सफ़ेद है वो कलर कैसा होते जा रहा है, पीला सा हो रहा है। तो इसका कारण है एक अम्लीय वर्षा। अगला है वृक्ष पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई महीने में लोगों द्वारा कई पेड़ लगाए जाते हैं, यह अवसर क्या कहलाता है। तो जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो उस अवसर को क्या कहते हैं, उस अवसर को कहते हैं वन महोत्सव। और ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलता है आपका, एक हफ्ते। जो आपका वन महोत्सव है वो कहाँ से चलता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है जल प्रदूषण का पता जल में घुली हुई कौन सी गैस से लगाया जाता है। तो जल प्रदूषण का जो पता है वो उसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा से हम पता करते हैं कि जितना ज़्यादा मात्रा उसमें ऑक्सीजन की होगी उतना ज़्यादा वो जल अच्छा होगा या उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है। तो इनमें से वो कौन सा तरीका है जो जल संरक्षण के लिए नहीं है। तो कम उपयोग करना, इससे भी जल संरक्षण होता है। पुनः उपयोग करना, इससे भी होता है। प्रतिस्थापन,
तो ये जो प्रतिस्थापन है मतलब जल को अलग कर देना वहाँ से, इससे संरक्षण नहीं होता पानी का, इससे पानी की बर्बादी होती है, तो ये इसका कारण नहीं होगा। अगला है पेयजल वह जल है झील से प्राप्त होता है, नदी से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है या शुद्ध और पीने योग्य होता है। तो पेयजल क्या होता है? जो शुद्ध और पीने योग्य हो, तो इसका आंसर होगा डी। अगला है सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो जल प्रदूषण है वो औद्योगिक से या जो कारखानों से बहने वाला कचरा है या नाले होते हैं उनके, उनसे सबसे ज़्यादा औद्योगिक मतलब ये आपका जल प्रदूषण होता है। कृषि अपशिष्ट से कम होता है, परिवहन से नहीं होता है जल प्रदूषण। ये होता है आपका औद्योगिक बहिस्त्राव से, मतलब उनसे आने वाली गंदगी जो नदी नालों में मिलती है उससे सबसे ज़्यादा होता है। अगला है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब बन? तो जो ये जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बना था हमारा 1974 में, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये थे हमारे टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन डाले थे पर्यावरण से संबंधित, वो ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो एक बार आप उसको ज़रूर देखें। और इसी तरह की वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है, आप यहाँ देख रहे हैं, सांदीपनि एकेडमी हटा। तो चलिए बहुत जल्द हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।